हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और एक चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ हो सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल आपको पता है फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा आपको ये पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हम हैं फिर। तो बच्चों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार देखते हैं आपने जो सॉल्यूशन किया वो सही है या गलत है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम, यानी हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास हमें दे दिया गया है 10⁻³ किलोग्राम, और उस पार्टिकल पे चार्ज कितना बता रहा है, तो 5 माइक्रोकूलाम इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और इस पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका है अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, यानी हमने फील्ड के अगेंस्ट फेंका है बॉडी को, ठीक है ना। और फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है, तो बोल रहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी रेस्ट में आने से पहले हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बेटा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो, उसमें जो जो डाटा दे रखा है उसे लिख लो, फिर चेक करो कि वो सारी चीज़ें जो दे रखी हैं वो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में है या नहीं है। अगर सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग हैं, यानी कोई चीज़ आपको एसआई में दे रखा है और कोई चीज़ सीजीएस में दे रखा है, तो पहले सबको एसआई में कन्वर्ट कर लो और फिर सोचो कि वहाँ पर क्या आप कर सकते हो। तो जैसा कि मुझे इस क्वेश्चन में पार्टिकल का मास दे दिया गया था, तो पार्टिकल का मास कितना दे रखा है 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और चार्ज जो दे रखा है पार्टिकल पे वो है 5 माइक्रोकूलाम। तो 5 माइक्रोकूलाम, आपको पता है चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है, जबकि यहाँ जो मुझे दे रखा है वो माइक्रोकूलाम है, तो अपने को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा इसे याद कर लो कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो जहाँ भी माइक्रो लिखा है उसकी जगह आप 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चार्ज, और इसको किस स्पीड से फेंका गया था, 20 मीटर पर सेकेंड पे, तो ये उसका इनिशियल स्पीड होगा ना। और आपको पता है इनिशियल स्पीड को हमेशा हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल स्पीड कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि जिस फील्ड के अगेंस्ट फेंका उस फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब इसने कहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी हमें पता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही होगी, लेकिन कह रहा है कि ये रेस्ट में आने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये आप हमें बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए जैसे कि ये आपका एक रीजन है जिसमें आपकी ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब आपको पता है फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से जा रही हैं, इसका मतलब इधर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और इधर की तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला कि हमने चार्ज्ड पार्टिकल को फील्ड के अगेंस्ट फेंका है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसे फील्ड के अगेंस्ट फेंक रहा हूँ तो सोचिए फील्ड तो इधर की तरफ है, तो मैं चार्ज्ड पार्टिकल को किधर की तरफ फेंकूंगा, इधर की तरफ। किस रफ्तार से फेंका, तो यू रफ्तार से। अब आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर फील्ड के अगेंस्ट फेंक रहे हो, या सारी बात छोड़ो, आप ये सोचो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, तो भाई ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है ना, तो यानी इस पर फोर्स इधर लग रहा है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि कोई भी बॉडी अगर फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रही है, या ये कह लो कि किसी बॉडी पे अगर आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसके मोशन के अपोजिट लगा रहे हो,
तो उस फोर्स की वजह से क्या होता है, बॉडी का स्पीड कम हो जाता है। अब सोचो ये बॉडी भाग इधर की तरफ रही थी और इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, बॉडी को अपोज करेगा, यानी बॉडी को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो लगातार इसकी स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर जाके चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। तो क्वेश्चन में बस आपसे इतना ही पूछ रहा है कि बताइए रुकने से पहले आपका चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी आपको यहाँ पर एस फाइंड आउट करना है। अब सोचो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे रखा है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। तो आपको पता होगा वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन था वो रिलेशन था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये रिलेशन था। अब इसमें आपको v भी गिवन है, u भी गिवन है, s आपको निकालना है। तो s आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास a हो, यानी पहला काम है हमें ये फाइंड आउट करना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा। तो आपको पता है कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर वो फील्ड में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो पहले आप ये सोचो कि इस फील्ड की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सोचो आपको चार्ज दे रखा है, फील्ड भी दे रखा है और फोर्स अगर पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो F इक्वल टू क्यू ई। तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से फोर्स निकाल लिया, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो चार्ज हमें दे रखा था 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ पे बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड, तो -6 और +5 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ 10 की पावर +1 और 10 की पावर -1, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड, तो +1 और -1 करोगे तो 0। तो किसी की पावर अगर 0 होगी तो 1 के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा वो आपका 1 न्यूटन का फोर्स है। और किसी बॉडी पे अगर फोर्स पता चल जाए आपको कितना लग रहा है, उस बॉडी का मास पता चल जाए, तो आप इजीली वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे क्योंकि F इक्वल टू एम में, F इक्वल टू एम इंटू में A, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू F बटे में M। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमारा 1 न्यूटन का है और जो चार्ज्ड पार्टिकल का मास दे रखा था वो 10 की पावर -3 दे रखा है। तो ये 10 की पावर -3 जाएगा ऊपर तो प्लस का 3 हो जाएगा। और देखो क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें SI में हैं तो जो निकल कर आएगा वो भी SI में ही आएगा। तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब सोचो इस इक्वेशन में अगर मुझे S निकालना था तो पंगा तो हमारा A का ही आ रहा था ना। तो अब मैंने A फाइंड आउट कर लिया, तो जैसे ही मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा मैं ईजिली अपना डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो मैं सिंपली अपना फॉर्मूला लगा दूंगा कि भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना दे रखा था, तो था 20। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 10। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो मोशन के अपोजिट है। तो कोई भी बॉडी अगर भाग रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड कम होगी, और कभी भी अगर स्पीड कम होती है तो वहाँ पे हमेशा नेगेटिव का एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए यहाँ जो A है ये आपका माइनस में आएगा, तो एक्सेलरेशन की जगह हम -10 यूज़ करेंगे, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में एक ही तो अननोन है S, तो उसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। सो बस काम खत्म हो गया। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 2 को -10 से करोगे -20 इंटू में S, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा। और आपको अगर S निकालना तो इस 20 को इधर भेज दो, तो 400 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो 20 ही आएगा, यानी आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन हो गया। सो आप में से कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का आंसर सही आया। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चों का आंसर सही आया, बट बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चों का हमें पता है क्या कहानी होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े।
ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था तो वो मैंने लिख दिया है कि एन ऑयल ड्रॉप इज हैविंग 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेरा जो ऑयल ड्रॉप है उसमें 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ऑयल ड्रॉप जो है स्टेशनरी है फील्ड के अंदर, और फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है 2.25 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर क्यूब इन मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और यहाँ ऑयल की जो डेंसिटी है वो भी आपको दे रखी है, और ऑयल ड्रॉप का रेडियस आपसे पूछ रहा है कि भाई ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना होगा। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इसका मतलब होता है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। अब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज वहाँ हावी हो जाएगा, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बट अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं बॉडी पे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जनसंख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, और इस वजह से वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हावी हो जाएगा, तो हम कहेंगे बॉडी पे नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब सोचो अगर यहाँ पर ऑयल ड्रॉप पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ऑयल ड्रॉप पे चार्ज आता वो माइनस का ई आता। बट यहाँ तो 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज जो हो जाएगा वो माइनस का 12 ई होगा। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अगर आप इसे 1.6 मान के चलें तो 1.6 को 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 दूनी 32, 3 आ जाएगा, 16 कम 16 और 3 19, तो 19.2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलाम। तो ओवरऑल ऑयल ड्रॉप पे हमारा इतना चार्ज है, और ये ऑयल ड्रॉप स्टेशनरी रखा है फील्ड के अंदर, और यहाँ फील्ड की वैल्यू दे दी है आपको 2.25 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। तो ये तो SI में, इसकी टेंशन नहीं है हमें। और ऑयल की जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आके हमारी कहानी फंस जाती है, क्योंकि भाई ये जो चीज़ दे रखी है ये CGS में दे रखी है, जबकि बाकी जितनी चीज़ें हमारी सारी SI में हैं, तो हमें इसे भी CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में 1 ग्राम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। तो ये डाटा हमें याद होना चाहिए। और दूसरा, मुझे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को भी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब को तो बाद में करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻⁻² मीटर। और देखो मुझे सेंटीमीटर का पावर -3 चाहिए, तो इसका पावर अगर -3 चाहिए तो आप इधर भी पावर -3 कर दो और इधर भी पावर -3 चढ़ा दो, तो ये आ जाएगा 1 पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻², और उसको आपने -3 से कर दिया, तो -2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा पर मीटर क्यूब। यानी जहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है वहाँ अगर मैं चाहूँ तो 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। तो अब आप देख लीजिए 1.2 और 1 ग्राम की जगह 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, और 1 पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह 10⁻⁶ पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे या ये कहें कि सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आएगा 1.2 इंटू में इधर -3 और इधर +6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ 10⁻+3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमारा जो डेंसिटी है वो भी उसी सिस्टम में आ गया जिसमें बाकी सारे सिस्टम दे रखे थे। अब इसमें कहा इसने कि ऑयल ड्रॉप का रेडियस बताओ कि रेडियस कितना होगा। तो पहले तो इसने क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि एक ऑयल ड्रॉप है जो कि फील्ड के अंदर स्टेशनरी रखा है। अब समझो, अगर मान लिया जाए ये मेरा एक ऑयल ड्रॉप है और उस पर मुझे कह रखा है कि नेगेटिव का चार्ज है। अब कायदे में तो ये चार्ज जो है ये अगर आप हवा में ऐसे रखोगे तो ऑब्वियसली अपने वजन की वजह से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो वेट है वो तो आपका नीचे की तरफ लग रहा है, और कायदे में इस वेट की वजह से नीचे गिर जाता। बट ये ऑयल ड्रॉप अभी हवा में नहीं रखा हुआ है, मतलब हवा में तो है
बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचो अगर इस नेगेटिव चार्ज को नीचे गिरने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मतलब ये जो आपका ऑयल ड्रॉप है नीचे जाने से बच जाएगा। अब सोचो इसके मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फील्ड की वजह से वो इस पर लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला ऊपर धकेल रहा होगा, पॉजिटिव वाला ऊपर खींच रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इधर हो गया। और बाकी फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको याद होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इसलिए फोर्स और फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्योंकि ऑयल ड्रॉप आपका स्टेशनरी है यानी हवा में रखा हुआ है, तो वो तभी संभव है जब इस पर लगने वाली ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो हम कहेंगे इस बात को, हम क्या बोलेंगे कि एज द ऑयल ड्रॉप इज स्टेशनरी, एज द ऑयल ड्रॉप इज स्टेशनरी, क्योंकि हमारा ऑयल ड्रॉप जो है वो स्टेशनरी है, और स्टेशनरी तभी हो सकता है जब उस पर लगने वाले सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। तो यहाँ से हमारा Fe जो है वो Fg के बराबर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, सोचो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर रखा हो तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो F = Q ही हो जाएगा, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर हो गया यानी mg। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो चार्ज की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, फील्ड भी गिवन है और g का वैल्यू मुझे पता है। तो यहाँ से हमारा मास क्या निकल के आ जाएगा, तो m = Q/g। ठीक है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं मास की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू सारी आपके पास हैं, चार्ज ये रहा आपका, फील्ड ये रहा आपका, और जी की वैल्यू आपको पता है, तो सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से आप मास निकाल देंगे। अब मास आ चुका है आप पे, लेकिन क्या किसी ने आपसे मास पूछा था? नहीं, सामने वाले ने आपसे क्या पूछा था? रेडियस। अब सोचो अगर मास आपके पास है और डेंसिटी आपको दे रखा है, तो डेंसिटी और मास को लेकर एक बहुत ही फेमस सा एक्सप्रेशन है या रिलेशन है। और डेंसिटी और मास का रिलेशन क्या, बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि भाई डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम की अगर मैं बात कर दूं तो वॉल्यूम = मास अपॉन में डेंसिटी, तो वॉल्यूम = मास बटे में डेंसिटी। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है कि मेरा ऑयल ड्रॉप जो वो स्फेरिकल शेप का है, और एक स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे पता है 4/3 πr3। ठीक है, तो जैसे ही मैं वॉल्यूम की वैल्यू डालूंगा मुझे ईजिली रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो 4/3 πr3 = मास बटे में डेंसिटी। अब जरा मुझे बताइए, अगर मुझे रेडियस चाहिए तो उसके लिए मुझे बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 4/3 तो वैसे ही पता है, पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 होता है, मास में निकाल चुका हूँ, डेंसिटी इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से r³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर मुझे r³ मिल गया तो भाई मैं r भी निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा अगर आपने इस क्वेश्चन को देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने वहीं तक सॉल्व किया है जहाँ तक फिजिक्स अप्लाई हो रही थी। जब मैथ्स लगने लगी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स आप लोग की बहुत अच्छी है, आपको दिक्कत सिर्फ फिजिक्स में है। ठीक, और कम से कम ये बेसिक वाली मैथमेटिक्स तो कर ही लेते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्योंकि भले ही आज आप ना पढ़ते हो लेकिन बचपन में तो आप बहुत पढ़ते थे, बहुत मेहनती बच्चे थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने चीज़ें छोड़ दी, आप अपने आप से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे बेटा फोकस रखा करो, न्यूमेरिकल्स पे खास करके। विदाउट न्यूमेरिकल ये मान कर चलना, ना आपसे सीबीएसई का एग्जाम निकलना, ना आपसे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम निकलना है। तो सबके लिए ज़रूरी यही है। और ऐसा मत सोचना कि सीबीएसई के न्यूमेरिकल्स कहीं अलग से आते हैं और कॉम्पिटिशन वाले कहीं अलग से, सब इंटरमिक्स होते रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा लेवल का अंतर रहता है, बट हाँ कई बार आप देखोगे कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स के ही क्वेश्चन उठा के सीबीएसई वाले भी डाल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप सीबीएसई को बढ़िया से प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉम्पिटिशन लेवल पे भी थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन हो रहा है, आप ये मान कर चलिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपसे हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसा आपने किया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी उसी का हल्का वाला वर्जन है ये, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाय। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना होगा, और यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी है कि फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो किसके बराबर है, तो वो उसके खुद के वेट के बराबर है। यानी आपको यहाँ पे क्या कंडीशन दे दी है कि चार्ज्ड पार्टिकल पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो उस चार्ज्ड पार्टिकल के वेट के बराबर है, और आप हमें यहाँ पर फील्ड बता दो कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है F क्या होता है, QE। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में रखा है तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो यही होगा ना। तो F QE और mg। तो आपसे E पूछा गया है, तो E निकालना है तो क्या करोगे, इस Q को नीचे भेज दोगे तो mg बटे में Q आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा mg और Q की जगह स्मॉल e। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। एक बार चेक कर लो कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहा है। तो आई होप आपका सेकंड ऑप्शन आया होगा, और क्योंकि आप सभी बच्चे हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मतलब उसका बहुत हल्का वाला वर्जन है ये, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके दिखाएंगे। तो बच्चों अब हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस करते हैं। तो असर्शन रीजन्स में आपको पता है कि अगर आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही सही होते हैं तो आपको ऑप्शन ए पे टिक लगाना है। अगर असर्शन और रीज़न सही है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो आपको ऑप्शन बी सेलेक्ट करना होता है। अगर असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो ऑप्शन सी, और अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन डी। तो ये आपके चारों ऑप्शंस होते हैं, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई सेलेक्ट करना होता है। तो एक बार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, और देखिए कि आपसे सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो असर्शन कहता है इफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन। यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को ही मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है। तो कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन होगा इनके लिए वो डिफरेंट होगा। तो पहले ये चेक करो कि ये जो बात कह रहा है सही है भी कि नहीं है, यानी पहले तो असर्शन से चेक करो कि ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का वैल्यू तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो यानी दोनों के लिए चार्ज सेम है, और दोनों के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दूं तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं होगा। तो सोचो अगर कोई भी दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं जो कि सेम फील्ड में रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसकी वैल्यू भी तो सेम ही होगी, क्योंकि आपको पता है ना F = QE। तो अगर दोनों के लिए चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो दोनों का फोर्स भी सेम आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स लगेगा वो भी दोनों पे सेम ही लगेगा। लेकिन अगर उन पे फोर्स सेम लग रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा और उससे पहले भी पढ़ा होगा कि F = ma, तो A = F/m। अब सोच के देखो कि एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, तो F/m। तो भले ही दोनों के लिए F सेम है, यानी दोनों ही चार्ज्ड पार्टिकल्स पे फोर्स बराबर लग रहा है, लेकिन मेरे भाई दोनों का मास तो डिफरेंट है ना। भाई इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और होता है और प्रोटॉन का मास कुछ और होता है। तो अगर दोनों का मास अलग अलग है तो दोनों का एक्सेलरेशन भी तो अलग अलग आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो डिफरेंट होगा। तो क्या क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था? तो हाँ, क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा था।
क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों क्या डिफरेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेंगे, बिल्कुल दोनों के एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो सही है। एक बार रीज़न चेक करो कि क्या रीज़न सही है या नहीं है। तो रीज़न कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ठीक है, मास लिखना छूट गया यहाँ पे, तो आप लिख लीजिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है टेस्ट चार्ज पे वो मास से इंडिपेंडेंट है, यानी फोर्स पे मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फोर्स इंडिपेंडेंट है मास से? नहीं भाई, फोर्स जो है वो क्या होता है आपका, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो दोनों मतलब हाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है मास से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का मास से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका वो चार्ज और फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, बिल्कुल सही बात है। इसने साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, यानी आपका एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए आएगा वो सही ऑप्शन होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कई सारे आपने न्यूमेरिकल्स किए और उन न्यूमेरिकल्स से आपको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जिनको आप चाहते हैं कि वो आगे भी आपके साथ ही पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप किसी और क्लास में पहुँच जाओ और वो बेचारे कहीं और रह जाएँ। ठीक है, तो अपने उन दोस्तों का ज़रूर ध्यान दो जिनको आप हमेशा अपने साथ देखना चाहते हो। सो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए और मस्त ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ये ध्यान रखिए जीवन में आपकी खुशियाँ तभी हो सकती हैं जब आप पढ़ाई की तरफ से फ्री रहेंगे, और वो तभी संभव है जब आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली कर रहे होंगे और तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।